हेलो प्यारे बच्चों क्लास 11 के सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। आप जानते हैं हमारा चल रहा है एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है ठोसों के यांत्रिक गुण। और ठोसों के यांत्रिक गुण में हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बता दिया था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में, और उससे पहले हमने बताया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। तो आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हमने कहा ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करा देते हैं अच्छे से। तो आज का जो टॉपिक है वो है दृढ़ता गुणांक, और दृढ़ता गुणांक को आज डिटेल में समझेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा आज ही की क्लास में वो यह होगा कि किस प्रकार से हम प्रत्यास्थता गुणांक का उपयोग करते हैं व्यवहारिक जीवन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपके हम कह सकते हैं एनुअल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसलिए आज की क्लास बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कोशिश करना जितने भी आपके डाउट्स होंगे वे सारे के सारे कमेंट में जरूर लिखना, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब भी जरूर दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में आपने एक बात ये देख ली थी कि जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक होता है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है उसका मोटा मोटा आपको फॉर्मूला बता दूं। प्रत्यास्थता बराबर होता है, प्रत्यास्थता बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। ये हमने चर्चा पहले कर ली थी। और साथ ही आपको यह भी पता है इसका जो मात्रक होता है, प्रतिबल का मात्रक होता है जिसको हम बल बटे क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहां पर आपको बता दूं प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये होता है प्रतिबल। और विकृति बराबर होता है, विकृति मतलब होता है यदि लंबाई में विकृति है तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ऐसे आप कह सकते हैं। जैसे है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ये होता है। तो इसका जो मात्रक होगा वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और यह कैसी राशि है? एक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। तो अभी तक हमने क्या बात समझी? प्रत्यास्थता जिसे आप इलास्टिसिटी कहते हैं वो एक कांस्टेंट है और उसको हम कहते हैं, उसका मात्र सूत्र होता है प्रत्यास्थता बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का अर्थ होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इसलिए उसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये हमारा प्रतिबल का सूत्र आ गया। दूसरा नीचे है विकृति। विकृति अलग अलग टाइप्स की होती है, प्रतिबल भी 3 प्रकार के होते हैं, विकृति भी 3 प्रकार की होती है। इससे पहले मैं आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक बता चुका हूं, जिसमें विकृति को हम बोलते थे लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। दूसरा हमने जो करी थी वो आयतन विकृति देखी थी कि आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन, वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में हमने यूज करी थी। तो आप कुल मिलाकर के ये समझ सकते हैं कि प्रतिबल का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और विकृति का मात्रक मात्रकहीन राशि है। अब प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। यदि हम कहें तो प्रतिबल कौन कौन से प्रकार का होता है? पहला अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बिना लिख करके लिखते हैं अभिलंबवत प्रतिबल, अभिलंबवत प्रतिबल। एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और जो तीसरे प्रकार का होता है वो होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं विकृति भी 3 प्रकार की होती है। यहां आपके पास पीछे के पूरे जितना भी चैप्टर है उसको दोबारा से आप रिकॉल कर पाओगे। विकृति भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली जो विकृति होती है उसे कहते हैं आयतन विकृति, आयतन विकृति। दूसरी विकृति होती है अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा तो अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। और जो तीसरे प्रकार की विकृति होती है वह हमारी होती है स्पर्श रेखीय विकृति, स्पर्श रेखीय
प्रतिबल बटे स्पर्श रेखी विकृति कह लीजिए या अपरूपण विकृति भी कह सकते हैं, अपरूपण विकृति। तो अब मेरी बात को थोड़ा फोकस होकर के समझना, पिछले की चीजें आपको सारी ध्यान आएगी। ये अभिलंबवत प्रतिबल को यदि मैं जोड़ दूं किसके साथ, आयतन विकृति के साथ, तो यह इन दोनों का जो अनुपात निकलता है वो होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणा। क्या होता है, इसको इसके साथ जोड़ूं तो ये होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये हमारा क्या होता है, इसका मात्रक। इसको बी या के से रिप्रेजेंट करते हैं, बी या के से प्रदर्शित करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और ये होती है अनुदैर्ध्य विकृति। इन दोनों को यदि एक साथ मैं लूं, इन दोनों को यदि एक साथ लूं, इसको इसके साथ जोड़ दिया, अनुदैर्ध्य विकृति के साथ जोड़ दिया, तो ये जो बनती है ये बनता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा बनेगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बनता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं y से। तो अभिलंबवत प्रतिबल बटे आयतन विकृति कहलाता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति हमारा कहलाता है कौन सा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। और तीसरे प्रकार का जो होता है, जो कि होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जो कि होता है हमारा दृढ़ता गुणांक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक बातें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी जिन्होंने पिछली क्लासेस ज्वाइन नहीं की है। चलिए शुरू करें। अब सबसे पहले दृढ़ता गुणांक क्या होता है, आपने देखा होगा पीछे की सभी डेफिनेशंस में आता है, सभी परिभाषाओं में आता है कि लघु विकृतियों के लिए फिर एक प्रकार का प्रतिबल आएगा और उसका किससे भाग देंगे, विकृति से देंगे, और विकृति भी एक विशेष प्रकार की होगी। ठीक वही परिभाषा का जो फॉर्मेट है हमने यहां पर भी रखा हुआ है। कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर या लघु विकृतियों के लिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को हम कहते हैं दृढ़ता गुणांक। तो सूत्र पे ध्यान देना, सूत्र को हम ईटा से भी प्रदर्शित करते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो समझिए हमने कहा ईटा जो दृढ़ता गुणांक होगा वह बराबर होता है स्पर्श रेखी प्रतिबल बटे कौन सी है, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। अब ये क्या चीजें होती है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रतिबल का मतलब बल बटे क्षेत्रफल ही होगा, विकृति का मतलब कोई रूप या हम कह सकते हैं आकृति में परिवर्तन होगा। उन दोनों बातों को समझते हैं। हमने यहां पर क्या करा, सबसे पहले कोई एक ले लेते हैं, कोई 3D या एक घन बना लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक घन बना लिया इस तरीके से, ये घन बनाया। घन आप समझते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ये हमने क्या बना दिया, घन बना दिया ऐसे। अब मैंने क्या करा, इस घन में, इस घन की खास बात क्या है, इसकी सारी भुजाओं की लंबाई क्या है, L है, यानी कि इसकी एक भुजा जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर। अब मैंने इसके ऊपर हाथ रखा और इसको इस प्रकार से आगे की ओर धक्का लगाया। कैसे धक्का, जैसे मैं इस बोर्ड पे ऐसे हाथ लगा के ऐसे धक्का लगाऊं, यानी कि मैं बोर्ड पे ऐसे धक्का नहीं लगा रहा हूं, आपकी तरफ से लंबवत फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं इस बोर्ड पे ऐसे हाथ लगा के इधर की ओर ऐसे धक्का लगा रहा हूं। तो यह जो बल होता है इसे कहते हैं स्पर्श रेखी प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखी प्रतिबल कहलाएगा। यह अभिलंबवत नहीं होता, बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी। तो जब मैं ऊपर के सरफेस में ऐसे स्पर्श रेखी प्रतिबल लगाता हूं और ये नीचे का जो हिस्सा होता है ये पूरा फिक्स होता है, ये जुड़ा हुआ होता है पृष्ठ से, तो क्या होता है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा आगे खिसक जाता है। तो चलिए आगे खिसका के देखते हैं। ऊपर के हिस्से को हमने क्या करा, थोड़ा सा आगे खिसका दिया, तो ये वाली कोर यहां पर पहुंच गई, ये वाली कोर यहां पर पहुंच गई। इसको ऐसे आप मिला दीजिए, ऐसी ये आगे बढ़ी, ये वाली कोर इतनी ही यहां पर चली गई, ये वाली कोर यहां पर चली गई, तो हमने इस तरीके से इसको बना दिया। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये हमने बना दिया। तो अब क्या हुआ,
नीचे वाला हिस्सा तो फिक्स है, तो इसको हम ऐसे इससे जोड़ देंगे, सीधे से बना लें, ऐसे जुड़ेगा। ये वाला हिस्सा कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। वैसे ये वाला हिस्सा इधर से जुड़ेगा और ये वाला हिस्सा इससे जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा। तो देखिए ऊपर का पृष्ठ थोड़ा आगे खिसक गया, पहले सफेद वाला था, नीचे वाला वैसे का वैसा है, ऊपर वाला आगे खिसक गया। यदि ऊपर वाला आगे खिसका तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ, कितना कोण वो आगे खिसका इसको देख लेते हैं। तो मैंने कहा मान लेते हैं ये जो कोण हमारा यहां पर बन रहा है, ये जो कोण है, इस कोण को मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं ये है डेल्टा एक्स। ये जो दूरी है, इतने से इतने तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी जो खिसकाव है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा हमारा क्या है, डेल्टा एक्स के बराबर। तो अब इसको हम जो नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं अपरूपण विकृति। कारण समझिएगा, अपरूपण विकृति की खास बात क्या होती है। अपरूपण विकृति में जो भी हमारे पास वस्तु होती है, उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता, केवल रूप परिवर्तित होता है। मुझे लगता है ध्यान रहेगा आपको। हम लिखते हैं अपरूपण विकृति में, वस्तु लिख लीजिए या पिंड लिख लीजिए, वस्तु का आयतन अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, केवल रूप बदल जाता है, केवल रूप बदल जाता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि मैं इसको स्पर्श रेखी प्रतिबल लगाने से पहले इसका आयतन देखता, यदि वो भी होता, और स्पर्श रेखी प्रतिबल लगाने के बाद ऊपर का पृष्ठ आगे थोड़ा खिसक गया, तब यदि आयतन निकालूं तो दोनों आयतन सेम हो गए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में हम विकृति, जिसे हम अपरूपण विकृति कह रहे हैं, उसे कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रतिबल निकालते हैं, फिर विकृति निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। पहला हमारे पास क्या आ गया, हम लिखते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल किसके बराबर होगा, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, एफ बटे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर होगी बात। सेकंड हमें क्या निकालना है, अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति को कैसे निकालेंगे, अपरूपण विकृति, और वह हमारी क्या कहलाएगी, थीटा। ये कितना कोण आगे की ओर बढ़ गया, ऊपर की जो भुजा है, ऊपर का पृष्ठ नीचे वाले पृष्ठ की तुलना में कितना आगे खिसक गया पहले के मुकाबले, और वो कोण क्या है, थीटा। इस थीटा का मान हमने निकालना। तो पहले तो आप चाहें तो यहीं पर हम क्या निकाल सकते हैं, ईटा का मान, यानी कि दृढ़ता गुणांक, यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए निकाल भी लेते हैं। तो लिखते हैं अतः दृढ़ता गुणांक जो कि ईटा से प्रदर्शित होगा, और जिसको मैं लिख रहा हूं स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति है। इसमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मान रख देंगे यहां से, ये F अपॉन ए के बराबर है, तो क्या आ गया, ये F अपॉन ए आ गया, F बटे ए। और अपरूपण विकृति का मान कितना है, अपरूपण विकृति है थीटा, और अपरूपण विकृति क्योंकि हर में है तो यहां पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास फार्मूला आया, ये फार्मूला हमारे पास दृढ़ता गुणांक का आ गया। तो दृढ़ता गुणांक बराबर हो गया F अपॉन ए इंटू थीटा के बराबर होगा। आसान है। आप में से बहुते बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर मात्रक क्या होगा। मात्रक बिल्कुल बेटा पहले की तरह होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि थीटा एक मात्रकहीन राशि होती है। तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दृढ़ता गुणांक का क्या है, मात्रक है, क्योंकि दृढ़ता गुणांक स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति है। विकृति मात्रकहीन राशि होती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो इसका मतलब ईटा का जो मात्रक होगा वो प्रतिबल के बराबर होगा, और प्रतिबल का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आसान। अब हम थोड़ा सा इस थीटा को और ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इनके कुछ नाम लिख लेता हूं। चलिए मैंने इनके नाम लिख लिए। नाम किससे लिखे जाए,
कोई ऐसा कलर यूज करना पड़ेगा जिससे कि, हाँ चलिए ये लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो बिंदु है इसको मैंने नाम दे दिया ए, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया बी और इस बिंदु को नाम दे दिया सी। तो मैं लिखता हूं चित्र से त्रिभुज ए बी सी से आप समझ सकते हैं ये वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। आप चाहें तो इसको हम यहां पर ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमने थोड़ा बड़ा करके बना लिया। ये वाले बिंदु कौन से? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये बिंदु हमारा हो गया ए, ये वाला बिंदु कौन सा हो गया बी और ये वाला बिंदु कौन सा हो गया सी। हमने कहा ये कोण थीटा था तो इस कोण को हमने क्या नाम दे दिया? ये है थीटा। ये भुजा कितनी थी? डेल्टा एक्स। ये लंबाई कितनी थी? ए से लेके बी तक की, ये क्या है? एल के बराबर। तो यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहां पर देखेंगे ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ये कहलाएगी लंब और ये कहलाएगी आधार। आसान है। यानी कि ये क्या हो गया? कर्ण। ये क्या हो गया? ये वाली भुजा लंब और ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार। मुझे थीटा का मान निकालना है। मैं लिखता हूं चूंकि चित्र से, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान आ गया डेल्टा एक्स, आधार कितना आ गया? आधार ये, इसकी लंबाई क्या है? एल। तो tan थीटा बराबर है डेल्टा एक्स बटे एल। अब भाई जब हम इस चीज का इस्तेमाल ठोसों में ही तो करेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का इस्तेमाल सामान्यतः ठोसों में ही होता है। तो जब मैं किसी लोहे के टुकड़े पर ऐसा स्पर्शरेखी बल लगाऊंगा तो संभावना बहुत कम है कि उसका ऊपर का पृष्ठ आगे की ओर खिसक ही जाए। लेकिन मैं यदि स्पर्शरेखी प्रतिबल का मान बढ़ाते चले जाऊं तो निश्चित रूप से एक स्थिति आएगी कि ये आगे खिसक पड़ेगा, लेकिन खिसकेगा, लेकिन इसका पृष्ठ बहुत ज्यादा विरूपक नहीं होगा। यानी कि ये पृष्ठ बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि थीटा का मान क्या होगा? सूक्ष्म। तो लिखते हैं यहां पर कंडीशन, हम लिखते हैं यदि थीटा क्या हो? सूक्ष्म हो, सूक्ष्म हो तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। यदि थीटा सूक्ष्म होता है तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है, तब हम इसको आगे लिख सकते हैं। अतः tan थीटा, जिसको मैंने क्या लिख लिया? थीटा, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स बटे एल के बराबर। आप सोच रहे होंगे सर कहां से आया? तो tan थीटा बराबर है डेल्टा एक्स बटे एल। हमने कहा tan थीटा बराबर को थीटा लिख लीजिए, तो tan थीटा बराबर थीटा और थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे एल के बराबर होगा। अब हम यदि इस समीकरण को मैं मान लू समीकरण नंबर 1, तो इसको मैं इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखें, लिखते हैं समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, तो मान न रखें तो क्या आ जाएगा? आप जानते हैं वो हमारा है थीटा बराबर, यह है ए, देख लीजिए, सॉरी एफ अपॉन ए थीटा है। क्या आ जाएगा? एफ अपॉन ए थीटा अपॉन ए, और थीटा का मान आपको पता है डेल्टा एक्स बटे क्या आ गया? एल। ये ऊपर आ गया और यह हमारा क्या निकल के आ गया? यह हमारा निकल गया दृढ़ता गुणांक का सूत्र, जिसमें हमने भुजा कितनी विस्थापित हुई? डेल्टा एक्स, और घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? यानी कि एल। इस पदों में हमने दृढ़ता गुणांक के सूत्र को ज्ञात कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आसानी से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा यार दिक्कत होगी नहीं। बाकी मात्रक और अन्य चीजें पहले के समान ही रहेंगी। तो यहां पर हमारा दृढ़ता गुणांक हो जाता है पूरा। इसमें कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो चलिए यहां पर हमारा क्या होगी? ये चीज पूरी हमारी क्लियर होगी। आप चाहें तो इसके मात्रक या संकेतांकों के अर्थ लिख सकते हैं। एफ आपको पता है क्या है? बल। ए आपको पता है क्या है? क्षेत्रफल। एल क्या है? घन की भुजा, घन की भुजा। और डेल्टा एक्स क्या है? रेखीय विस्थापन, रेखीय
विस्थापन, कि स्पर्श रेखीय बल लगाने पर ऊपर की पृष्ठ कितना आगे की ओर विस्थापित हो जाए, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पष्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें उपयुक्त हुए संकेतांकों को ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक हो गया हमारा क्लियर। अब चलते हैं आगे और आगे समझेंगे कि वास्तव में दृढ़ता गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। अभी तक लग रहा होगा यार पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में बता दिया सर ने, रबड़ बैंड खींच दी, देखो छोड़ दिया, पूर्व अवस्था पे आ गया, क्या इतना ही इस्तेमाल है? नहीं, व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग। आप पुलों पे जाओगे, वहां पर प्रत्यास्थता का उपयोग होता है। आप बिल्डिंगें बनाते हो तो कॉलम्स बनाए जाते हैं, वहां प्रत्यास्थता का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी भारी वस्तुओं को उठाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल होता है, वहां पर प्रत्यास्थता का इस्तेमाल। तो अब चर्चा करेंगे कि आखिर प्रत्यास्थता गुणांक का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता के व्यवहारिक जीवन में जो उपयोगिता है, उसमें पहला पॉइंट हम समझेंगे जो कि है क्रेनों की धात्विक रस्सियां। आपको पता होना चाहिए, जो क्रेन होती है, क्रेन क्या करती है, भारी भारी वस्तुओं को उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखती है। और क्रेन में वस्तुओं को उठाने के लिए जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं वो होती है रस्सी, जिसे हम कहते हैं धात्विक रस्सी। वो धातु की बनी होती है, इसलिए उसे धात्विक रस्सी कहते हैं। अब किस धातु का उपयोग करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या उठा रहे हैं भाई। यदि आप जानते हैं, एक साधारण सा धागा लेते हैं और उसमें पत्थर बांधते हैं, तो छोटा पत्थर ऊपर उड़ जाएगा। इतने बड़े पत्थर में या इतने बड़े पत्थर में रील का धागा लेकर के, जिससे कपड़ों की सिलाई करते हैं, उसको लेकर के खींचेंगे उससे, तो क्या हो जाएगा, उसके टूटने की संभावना ज्यादा होगी। तो ठीक इसी प्रकार से कि आप किस धातु की रस्सी का क्रेन में उपयोग करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज वहां पर उठा रहे हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि अपने क्रेन की सहायता से एक द्रव्यमान है, m बराबर है 10⁵ और ये हमारा किलोग्राम में होगा। 10⁵ किलोग्राम के द्रव्यमान की वस्तु को हमें उठाना है। 10⁵ काफी होता है, लगभग 1,00,000 किलोग्राम का अर्थ है इसका। हम क्या करते हैं, क्रेन से इसको उठाने की कोशिश करने वाले। अब यदि क्रेन से उठाने की कोशिश करनी है तो रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए, रस्सी किस पदार्थ की बनी होनी चाहिए, और रस्सी की प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अभी मान लेते हैं कि माना रस्सी जो हम ले रहे, जो धात्विक रस्सी है, वो किसकी, स्टील की है। स्टील की रस्सी हमने ले ली। अब यदि स्टील की रस्सी ली है तो स्टील की प्रत्यास्थता की सीमा पता होनी चाहिए कि जब किसी धातु पर हम प्रतिबल लगाते हैं तो वह अपना रूप बदल लेती है, उसमें विरूपण आ जाता है। लेकिन आप यदि प्रतिबल का मान बढ़ाते जाएं, होता तो यह है कि जब हम प्रतिबल लगाते हैं तो वस्तु विरूपित हो जाती है। रबड़ बैंड लिया, पकड़ के खींचा, ये प्रतिबल लग रहा है, और जैसे छोड़ते हैं वो अपनी पूर्व अवस्था पे आ जाती है। हम कहते हैं इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो यदि प्रतिबल का मान आपके द्वारा हाथ से रबड़ बैंड को खींचने वाले मान का मान बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब रबड़ बैंड हो सकता है टूट जाए और अपनी पूर्व अवस्था पर वापस ना आए। उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी उसे कहा जाता है। तो आपको धात्विक रस्सी के लिए भी प्रत्यास्थता की सीमा पता होनी चाहिए। तो स्टील के लिए प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, ध्यान देंगे। स्टील के लिए प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा, और ये हमारे को यहां पर दी हुई है कि स्टील के लिए जो प्रत्यास्थता की सीमा है, ये देखिए, स्टील की प्रत्यास्थता की सीमा जो है वो है 3 × 10⁸ न्यूटन, 3 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रत्यास्थता शब्द आया तो सूत्र तो वही लगेगा, प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बटे विकृति। विकृति को छोड़ दिया, वो एक मात्रहीन राशि है, तो प्रतिबल का सूत्र क्या होगा, न्यूटन, मात्रक होकर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये उसकी प्रत्यास्थता की सीमा। तो अब हमें ज्ञात करना है भाई कि कितनी मोटी रस्सी हम ले कि 10⁵ किलोग्राम, 1,00,000 किलोग्राम का वजन उससे उठाया जा सके और रस्सी टूटे भी ना।
ऐसा होने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि हम लिखते हैं बिना टूटे स्टील की धात्विक रस्सी द्वारा 10⁵ किलोग्राम द्रव्यमान उठाने के लिए जो शर्त जो है वो ये है कि जो प्रत्यास्थता की सीमा इसका मान बड़ा होना चाहिए पहले तो, और बड़ा ना हो तो ज्यादा से ज्यादा बराबर होना चाहिए किसके, जो हम क्या लगा रहे हैं इस पर प्रतिबल आरोपित कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, प्रतिबल की। इस प्रत्यास्थता की सीमा का मान इस प्रतिबल से ज्यादा होना चाहिए, तभी धात्विक रस्सी के एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला प्रतिबल है यदि उसका मान प्रत्यास्थता की सीमा से कम है तो रस्सी नहीं टूटेगी, अन्यथा रस्सी टूट जाएगी। तो चलिए अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा का हमारे पास मान दे रखा है, कितना है प्रत्यास्थता की सीमा, 3 × 10⁸। तो वैल्यू पुट करें इस सूत्र में तो यह आ जाएगा, या प्रत्यास्थता की, चलिए ऐसे ही लिखते हैं, हमें निकालना है धातु की रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए, हमारा मूल उद्देश्य ये। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, चलिए प्रत्यास्थता की सीमा, और इसको एक बार पहले मैं फार्मूले के रूप में लिख रहा हूं, प्रतिबल यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। मुझे तो रस्सी की मोटाई चाहिए तो एक को इधर लाइए, प्रत्यास्थता की सीमा को नीचे। तो क्या कर देंगे, हम करते हैं ए बराबर बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए एफ बटे प्रत्यास्थता की सीमा, और फिर से लिखेंगे ए का मान आप जानते हैं πr², जहां आर क्या होगी, धात्विक रस्सी की त्रिज्या होगी, इसका मान बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एफ का मान हो जाएगा mg के, और बटे प्रत्यास्थता की सीमा, अब आपने मान रखना है, देखिए तो ये आ गया πr² बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, m कितना भार उठा रहे हैं, 10⁵5, तो m का मान है 10⁵5, g का मान आप चाहें तो मोटा मोटा 10 ले लीजिए या 9.8 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बटे प्रत्यास्थता की सीमा अभी आपको बताई थी, वह है 3 × 10⁸, ये हमें दी हुई है 3 × 10⁵, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, पाई को इधर ले जाना है, तो क्या आ जाएगा, r² बड़ा होगा, बराबर होगा 10⁵5 × 9.8 बटे पाई इधर आ गया गुणा 3 × 10⁵ क्या आ गई 8। हम लिख सकते हैं r² बड़ा होगा, बराबर होगा 10⁵5 × 9.8 बटे पाई का मान 3.14 गुणा 3 × 10⁵8, ये हमारे पास मान आ गया। तो वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकालते हैं, r² बराबर आ जाएगा, r² किसके बराबर आ जाएगा, ये 9.8 बड़ा है, बराबर है 9.8 गुणा 10⁵5 है, 10⁵8 ऊपर जाएगी तो 10⁵5 माइनस क्या हो जाएगी 8 बटे नीचे 3 की गुणा कर देंगे तो 3 × 12, 2 3 × 3 और 1 4, 3 × 9 और 1 10, नहीं 3 × 9, 3 × 12, 2 हासिल 1, 3 × 3 और 1 4 और 3 क्या आ गया 9, तो ये हमारे पास 9.42 आ गया, इतना मान। तो सबसे पहले भाग दे देते हैं, आप जानते हैं फटाक से कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारे को जल्दी से क्या हो जाए, हमारी कैलकुलेशन हो जाए। तो चलिए कैलकुलेटर का हमने उपयोग कर लिया, 9.8 में भाग दे देना है हमारे को 9.42 का, 9.42 कितना मान आ गया 1.0, ये मान कितना आ गया हमारे पास, बराबर निकल के आ गया, बड़ा है इक्वल टू है 1.04 गुणा 10⁻³ ये मान निकल के आ गया किसका, r² का। तो भी यहां रख देते हैं, आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा अंदर की ओर लाएं, r² डेसिमल को आगे बढ़ाएं तो यह आ जाएगा 0.0
0.104 गुणा 10 की घात कितना आ गया। अब -3 की जरूरत नहीं है, इतना ही आ जाएगा। थोड़ा सा बेटा एक कैलकुलेशन को और चेक कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो कैलकुलेशन में। प्रतियास्तता की सीमा ये हो गई 3 गुणा 10 की घात 8। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 3 गुणा 10 की घात 8 हो गई प्रतियास्तता की सीमा। भार ये आ गया, ठीक है, लगभग इतने के लगभग आ जाएगा, इतना आ गया। अब हमें इसका आर का मान निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे। 0.00104 इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसको कर देते हैं क्लियर। कितना आ गया? 0.00104 इसका निकालना है हमें अंडर रूट। अंडर रूट की मान कितना आ गया? 0.032। आगे का छोड़ देते हैं, इतने आ गया मीटर। तो धात्विक रस्सी की त्रिज्या का मान बड़ा होना चाहिए इतने मीटर से। और सेंटीमीटर में यदि इसे बदलेंगे तो 100 से गुणा यदि आप कर दोगे तो 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आर बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 3.2 सेंटीमीटर। तो धात्विक रस्सी की मोटाई या उसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होगी तो कभी भी वो धात्विक रस्सी नहीं टूटेगी जब तक आप उससे 1,00,000 किलोग्राम का भार उठाएं। और सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 के गुणांक में ले लेते हैं। यानी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर का मान लगभग हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तब तो उसके टूटने की संभावना होगी ही नहीं। हमारी कैलकुलेशन में, हमारी कह सकते हैं किसी चीज में यदि कोई गलती हो तो वो भी क्या होगी, वहां पर कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं करेगी। क्योंकि आप जानते हैं बहुत बार रस्सियां वजन उठाती रहती है तो वो कमजोर पड़ जाती है। तो इस कारण से भी हम क्या करते हैं, इसको 10 के गुणांक में लेते हैं तो त्रिज्या का मान लगभग 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रस्सियों का चुनाव करते हैं। तो एक व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है प्रत्यास्थता गुणांक का, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला भी देखते हैं। अगला सेकंड आ गया धात्विक क्षण में अवनमन। धात्विक क्षण में अवनमन का क्या अर्थ हुआ? आपने देखा होगा कि आपके शहरों के आसपास पुल बनते हैं, और पुल बनते हैं तो क्या करा जाता है, उसमें कुछ छड़ें लगाई जाती है और देखते हैं कि छड़ें क्या बीच से झुकती हैं। धात्विक अवनमन का अर्थ समझना। हमने ऐसे कोई एक दो टेक लिए, यानी कि दो सपोर्ट हैं, और इनके ऊपर एक धात्विक की छड़ रख दी। तो धात्विक छड़ रख दी हमने, ये ऐसी एक धात्विक छड़ रख दी। और भाई हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा 3D रूप में बनाना, तो ऐसे 3D रूप में ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे त्रिविमीय आकृति बनाए तो ये ऐसे बनी। तो ये मेरे पास छड़ आ गई, इसको मैंने किसी इसके ऊपर रख दिया। अब होता क्या है कि जब हम इस पर भार लगाते हैं ना, इसके ऊपर से जैसे पुल बनते हैं, तो जब भार डाला जाता है तो ये अंदर की ओर से थोड़ी सी झुक जाती है। यदि इस छड़ की बात करूं तो एल क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, चाहे आप इसे स्मॉल एल ले लीजिए, क्या ले लेंगे, स्मॉल एल ले लेंगे, ये स्मॉल एल। ये इसकी क्या है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है बी, इसकी चौड़ाई। और ये जो है इसकी ये वाली क्या है, ये इसकी ऊंचाई या गहराई, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करें। ये इस छड़ के तीनों मानक आ। जब इस छड़ के ऊपर भार लगाया जाता है, ये छड़ थोड़ी सी झुक जाएगी, और झुकने पर कैसी प्रतीत होगी, ध्यान देना। इसके दो सिरे तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन ये वाले सिरे इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से ये सिरा इधर से, और ये सिरा ऐसे झुकना शुरू हो जाए ऐसे। तो इस छड़ के मध्य बिंदु से लेकर के इस छड़ के मध्य बिंदु तक ये जो अंतर होता है, इसी को हम नाम दे देते हैं अवनमन। क्या नाम देंगे, अवनमन। और इसको रिप्रेजेंट करता किया जाता है किससे, डेल्टा से। ये डेल्टा यहां से लेके यहां तक है, यानी कि ये पुल कितना झुक जाएगा। आप लोगों के दिमाग में आता है सर हमेशा प्रत्यास्थ की बात करते हैं तो हम हमेशा रबड़ बैंड का उपयोग करते हैं, रबड़ बैंड को खींचो और छोड़ो तो अपनी जगह पे आ गया। तो पुल क्यों नहीं बना लेते हम रबड़ बैंड के, क्योंकि जब आप पुलों में रबड़ बैंड लगाएंगे तो जैसे ही गाड़ी पुल के ऊपर जाएगी, पूरी की पूरी गाड़ी ढप से नीचे चली जाएगी। और यदि आप कोई क्रेन आकर के उसको उठाएगी तो फिर से वो बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल रबड़ बैंड सीधे हो जाएंगे, तो काम नहीं आएंगे रबड़ बैंड। वहां वहां तो ऐसी सॉलिड चीज चाहिए जो कि आसानी से उस चीज को झेल ले, उस भार को झेल ले। इसलिए पुलों को बनाते समय सॉलिड यूज किया जाता है, धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है।
तो उसी चीज को समझा रहा हूं कि ये रॉड पर जब ऊपर से भार पड़ा तो ये ऐसे बैंड हो गई, नीचे की ओर झुक गई, किनारों से वैसी रही लेकिन बीच से झुक गई। तो इसका केंद्र जितना नीचे आएगा वही क्या कहलाएगा, अवनमन कहलाएगा। और अवनमन का सूत्र यहां पर लिखा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। अवनमन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा बराबर होता है WL³/AB D3 y के बराबर होता है। इन सब संकेतों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। W का मतलब होता है जो हमने ऊपर क्या लगा दिया, भार लगा रखा। यहां पर जो भार लगाया है ये इस तरीके से मैंने कोई एक मोटर गाड़ी बना दी, यहां पर लीजिए एक मोटर गाड़ी बना दी भारी सी, ये ऐसे करके एक मोटर गाड़ी बना दी। और इस मोटर गाड़ी का भार क्या है, जो नीचे की ओर लगेगा इसका भार वही क्या है, W है। और W बराबर आप जानते हैं किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो जैसे ही कोई भारी गाड़ी इसके ऊपर आई ये क्या हो गया, नीचे की ओर झुक पड़ा। तो उस W क्या है, भार है। W भार को प्रदर्शित कर रहा है। ये L B और D ये है किसकी, ये जो हमारी धातु की ये जो छड़ है ग्रीन वाली जो मैंने बनाई है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी आप गहराई या ऊंचाई कह सकते हो, गहराई या ऊंचाई कुछ भी नाम दे दीजिए। और साथ में y जो है ये हमारी जो धातु की ये जो छड़ है जिसको हम पुल के ऊपर रखते हैं, जिससे पुल बना रहे हैं, वह क्या है, उस धातु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। y क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको प्रदर्शित करता है। तो अब आप चाहते हो डेल्टा का मान न्यूनतम होने के लिए, देखिए W और L मैंने कह दिया फिक्स। हम कहें यदि W तथा L नियत हो, नियत हो, नियत हो, नियत हो का अर्थ है कि इसके ऊपर से जो गाड़ी जाएगी, लोडेड गाड़ी, आप उसका द्रव्यमान भी कम नहीं कर सकते। आप देखते होंगे जब पुल बनते हैं, बहुत से पुलों के स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है कि इसमें मैक्सिमम इतनी भारी गाड़ियां जा सकती हैं, इससे अधिक भारी गाड़ियां इसके ऊपर से न जाएं। तो वो W को ही इंगित करती है। पुल की एक फिक्स लंबाई होगी कि बीच में कोई नदी आ गई, कोई नाला आ गया, कोई पहाड़ी आ गई, तो एक से दूसरे के ऊपर ले जाने के लिए जो लंबाई बनाते हैं वो भी नियत है, उसको आप कम नहीं कर सकते। तो आखिर डेल्टा का मान कम कैसे होगा, क्योंकि डेल्टा का मान B D³ और y के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो लिखते हैं चूंकि डेल्टा जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती है सबसे पहले चौड़ाई के साथ। डेल्टा का मान व्युत्क्रमानुपाती है किसके, D3 के। और तीसरा डेल्टा का मान व्युत्क्रम संबंध है किसके साथ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के साथ। इसका अर्थ है इनका मान जितना ज्यादा होगा, प्यारे बच्चों, इसका मान जितना ज्यादा होगा इसका मान उतना कम होगा, इसका मान जितना ज्यादा इसका मान उतना कम, इसका मान जितना ज्यादा इसका मान उतना कम। अब एक एक बात को समझिए। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। आप जिस धातु का उपयोग कर रहे हैं उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होगा, इसमें अवनमन उतना कम आएगा, ये पुल उतना कम झुकेगा नीचे की ओर, उतना ही भार लगाने पर। दूसरी बात, यदि इस पुल की ये वाली जो चौड़ाई है, ये जो छड़ है, इसकी चौड़ाई यदि आप ऐसे ऐसे ज्यादा बढ़ा देंगे तो भी यंग प्रत्यास्थ अवनमन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा चौड़ाई बढ़ाओगे इसका झुकाव नीचे की ओर पुल बीच से झुकने का संभावना उतनी कम होगी। लेकिन इसमें सबसे इफेक्टिव है इसकी गहराई या इसकी कहते हैं ऊंचाई। आप इस वाली हाइट को, छड़ की इस वाली हाइट को जितनी ज्यादा रखेंगे अवनमन उतनी तेजी से कम होगा, क्योंकि यहां केवल D नहीं है, D3 है 3। तो जो सबसे अधिक प्रभावकारी है वो हिस्सा ये वाला है, ये सबसे अधिक प्रभावकारी क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली, प्रभावशाली ये वाला भाग है। और ये कहता है कि यदि आप जो छड़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी गहराई जितनी ज्यादा होगी, उसकी ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, इस छड़ के, इस पुल के टूटने की या झुकने की संभावना उतनी कम होगी, अवनमन उतना ही कम आए। और इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी किया जाता है, इसका उपयोग भी किया जाता है। तो आपने देखा होगा इस चीज को समझ करके हम क्या करते हैं, पुल बनाते समय जो हमारे गार्डर रखे जाते हैं लोहे के मोटे मोटे, उन गार्डर्स में जिनमें भार पड़ना है उन गार्डर्स की जो लंबाई होती है वो ज्यादा रखते हैं। यानी कि गार्डर की लंबाई ऐसे रखी जाती थी, पहले ऐसे रखते थे गार्डर की, इसकी लंबाई बढ़ा दी हमने,
चौड़ाई इतनी नहीं बढ़ाई, लेकिन ऊंचाई बढ़ा, गहराई या ऊंचाई बढ़ा। लेकिन समस्या क्या हुई, ऐसे करने पर भी एक समस्या आ गई कि ये ऐसे मुड़ने लग गए भाई, ये ऐसे मुड़ने लग गए। ज्यादा भार पड़ता था तो ये ऐसे मुड़ जाते थे, ऐसे, और ये यहां से ऐसे मुड़ जाते थे, ये बैंड होने लग गए थे। अब वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा करने से तो कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक काम और करा, उन्होंने इसी गार्डर को इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। इस समस्या से निजात के लिए इन्होंने इंग्लिश का आई लेटर इस्तेमाल करना शुरू कर, ये ऐसे ऐसे, ये आई लेटर इस्तेमाल करने लग गया। अब इसकी ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन ऊपर का सरफेस थोड़ा सा चौड़ा बना दिया, तो इसकी तुलना में ये अधिक रिलायबल है। अब आपको लग रहा होगा सर समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो ऐसा होता भी है नहीं होता। आप जाना, आपके घरों के आसपास जो वर्तमान में कुछ साल पहले यदि जो पुल बने होंगे उनको जाकर के देखना, आप देखोगे पुल जिस पर खड़ा हुआ होगा उसके आधार, उसके पाए इसी रूप के होंगे, ऐसे नहीं होंगे स्ट्रेट, इसी रूप के होंगे, क्योंकि ये जो आकृति है ये ज्यादा रिलायबल है, इसमें अवनमन क्या होगा, कम होगा अन्य आकृतियों की तुलना में। तो इस प्रकार से आप अवनमन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि धात्विक छड़ों में अवनमन कब आएगा और उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सेकंड उपयोग है हमारा व्यवहारिक जीवन में किसका, प्रत्यास्थता। और आपको बात की तो बात पता ही है कि y का मान तो ज्यादा होना चाहिए। आप यदि लोहे की चीज का इस्तेमाल करेंगे तो लोहे का या स्टील का, हम कह सकते, क्योंकि स्टील काफी महंगा पड़ता है, इसलिए स्टील की बजाय हम क्या कर देते हैं, लोहे का इस्तेमाल करते हैं। और लोहा भी पूरा पूरा लोहा नहीं लगा सकते, इसलिए बीच में मोटे मोटे सरिये लगा देते हैं और उसको कंक्रीट से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसका भी प्रत्यास्थता क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है पुलों को बनाने के लिए, चेक करना जरूर। चलिए आगे देखें, एक और इसका अंतिम उपयोग आता है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई पृथ्वी पर एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, विश्व में जो सबसे ऊंचे पर्वत है वो एवरेस्ट है, और उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अब बात आती है, क्या इससे ऊंचा पहाड़ पृथ्वी पर संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर उससे क्या फर्क पड़ता है, जो पर्वत की ऊंचाई है वो तो कितनी भी हो सकती है, वो 8,000 क्या 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आप प्रत्यास्थता के गुण का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे ये जरूरी नहीं है। कैसे, मेरी बात को समझना। मैंने कहा मेरे पास एक धरातल है, इस प्रकार से एक धरातल है, इस धरातल पर मैंने क्या कहा कि कोई पहाड़ स्थित है, ये इस तरीके से मैंने ऐसे करके एक पहाड़ बना दिया। अब यदि ये पहाड़ ऊंचा 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 करते चले जाए, तो भाई ये जो तली है, पृथ्वी की जो सतह है, वो पत्थर की ही तो बनी हुई है। क्या वह पत्थर अनंत भार को अपने ऊपर संभाल के रखेगा? नहीं रखेगा ना, उसकी भी एक सीमा होगी ना। तो उस पत्थर का भी एक प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो पत्थर का प्रत्यास्थता गुणांक, चट्टान की पत्थर की प्रत्यास्थता की जो सीमा होती है उसका मान होता है 3 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि यह इतने प्रतिबल को झेल सकता है, इससे ज्यादा बल लगाया तो पत्थर भी टूट जाएगा। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, आपको प्रत्यास्थ पत्थर का घनत्व भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो चट्टानें होंगी वो भी तो पत्थरों के रूप में होगी ना। तो बात आती है कि इतनी ऊंची चट्टान इस पर कितना प्रतिबल लगाएगी। तो देखिए ये चट्टान है, इसका मान लेते हैं जो भी भार है उसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं। तो चट्टान द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया प्रतिबल, तो सबसे पहले निकालते हैं। चट्टान द्वारा, ध्यान से समझना बेटा, काफी आसान है। चट्टान द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया गया प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, बल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि अब तो पूरे पहाड़ का भार ही है, तो इसको लिख सकता हूं W बटे ए। फिर क्या लिख सकते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M × G बटे ए। लेकिन मुझे इतने बड़ी चट्टान का, इस पर्वत का द्रव्यमान तो मैं निकाल नहीं सकता, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस द्रव्यमान को
घनत्व के पदों में व्यक्त कर सकता हूं। और घनत्व कैसे निकालना है, इस पूरी ऊपर की ओर इस पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिए और उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात निकाल लीजिए, आपको घनत्व मिल जाएगा। घनत्व निकालना आसान है, उसके लिए पूरा पर्वत नहीं चाहिए, पर्वत का एक छोटे टुकड़े से काम चल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस द्रव्यमान को घनत्व के पदों में व्यक्त करूंगा। तो आप जानते हैं, चूंकि यहां पे लिख रहा हूं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मैं द्रव्यमान को क्या लिख रहा हूं, m, आयतन को लंबाई गुणा ऊंचाई लिख लूं, सॉरी क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने लिख लिया इसको क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यानी कि h, आयतन ही बन गया। और घनत्व क्या हो गया हमारा, रो। तो यहां से मैं द्रव्यमान निकाल सकता हूं, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, a और h की रो में गुणा हो जाएगी, तो यह आ जाएगा a इंटू एच इंटू क्या आ गया, रो। तो m का मान इतना आ गया, m का मान मैं यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा a एच रो और साथ में क्या गया जी और बटे क्या गया ए। इस ए से ये ए कट गया, यानी कि प्रतिबल बराबर किसके आ गया, एच रो जी के बराबर आ गया। इसका मतलब है इस चट्टान द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाने वाला प्रतिबल बराबर आ गया, प्रतिबल बराबर आ गया एच रो जी के, इसके बराबर। तो मैं कह रहा हूं कि यदि प्रतिबल का मान एक सीमा से ज्यादा हो गया, और वह सीमा क्या है, इस पृथ्वी के पत्थर या चट्टान की प्रत्यास्थता की सीमा, यदि इससे ज्यादा हो गया तो ऊपर का भार ज्यादा होगा, प्रतिबल का भार ज्यादा होगा, तो यह जमीन क्या होगी, नीचे धंसने लग जाएगी, इतना भार सहन नहीं कर पाएगी। तो फिर वही कंडीशन कि इतनी पहाड़ को इसके ऊपर टिके रहने के लिए एक कंडीशन है कि प्रत्यास्थता की सीमा का मान ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए प्रतिबल के। वही कंडीशन लगाते हैं जो हमने पीछे दो डेरिवेशंस में लगाई थी। तो लगाएं, लिखते हैं अतः प्रत्यास्थता की सीमा बराबर हो या बड़ी हो किसके, प्रतिबल के। तो प्रत्यास्थता की सीमा का मान हमको पता है कितनी है, 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर प्रतिबल का मान कितना है, एच रो सी। मुझे तो निकालनी है कि इस पर्वत की ऊंचाई कितनी हो, ये मैंने एच मान ली थी। चलिए इसको क्या मान लिया मैंने, एच मान लिया। एच थी ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई क्या थी, एच थी। तो मुझे एच का मान निकालना है, लिखेंगे अतः एच बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 बटे रो जी कहां चले गया, इसके नीचे चले, वैल्यू पुट कर लीजिए। माना जी का मान मैं क्या ले रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 9.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 बटे रो का मान हमें दिया हुआ है, पत्थर का घनत्व है 3 गुणा 10 की घात 3, 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा क्या आ गया 10, 3 से 3 कट गया तो क्या आ जाएगा, h बराबर आ गया, ये 10 की घात 3 और 1 4, तो 10 की घात 8 माइनस क्या हो गया 4, यहीं पे लिख लेते हैं 10 की घात 8 बटे 10 की घात 4, ऊपर जाके माइनस में होगी तो h बराबर होगी 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब हो गया 10,000 मीटर। तो पृथ्वी पर कोई भी पर्वत जो अधिकतम ऊंचाई हो सकती है वो 10,000 मीटर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे बहुत ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई इससे ज्यादा होगी यह पृथ्वी पर इतना भार लगाएगा कि यह पर्वत नीचे की ओर धंसना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको यहां पर क्लियर होगी। अब यहां तक क्लियर हो गया, तो ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। तो प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा एक दो चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके ऊपर बेस में काफी आपके काम आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन में और आपके एनुअल हाफ ईयरली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अच्छा खासा छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। क्या कहते हैं, स्टील के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सॉल्यूशन में आप जानते हैं क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ए से, और आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में दे दिया। उसकी लंबाई को 2 गुना करने पर, तो पहले लिखते हैं माना प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, शुरू में लंबाई क्या थी L, अंत में कुल लंबाई, कुल लंबाई दुगने का मतलब है 2L होगी। तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में
वृद्धि, जिसे आप स्मॉल एल कहते हो, वो क्या आ जाएगा 2l माइनस एल, यानी कि क्या हो गया एल। स्मॉल एल का मान क्या आ गया, एल आ गया। तीसरी बात समझ में आ गई, के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको एफ का मान ज्ञात करना है। साथ ही आपको क्या दे दिया, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि वाई का मान आपको दे दिया। वाई बराबर 23 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। हमने क्या करना है, इसको ज्ञात करने के लिए सीधे फॉर्मूला लगाना है। y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल यानी कि F बटे क्षेत्रफल यानी कि A, विकृति क्या होती है, लंबाई में वृद्धि यानी कि स्मॉल एल बटे प्रारंभिक लंबाई यानी कि कैपिटल एल, ये होती है। अब इन सब की वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए F का मान आपको निकालना है, y बराबर F गुणा कैपिटल L का मान L ही रख दीजिए, A का मान आपको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक ट्विस्ट है, यहां पर आपको डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ये वाला मान, तो इसको हमने इसको न्यूटन में लिख दिया, क्योंकि अगर न्यूटन में लिखेंगे तो इस सेंटीमीटर को 10 की घात -4 से गुणा करके मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या है, 10 की घात 11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। y का मान उसी में दिया है, साथ में मल्टीप्लाई स्मॉल l का मान आप देख रहे होंगे, लंबाई में वृद्धि क्या है, कैपिटल एल है, एल ही आ गया। तो इस एल से ये वाला एल कट गया, तो y बराबर आ गया f बटे 1, तो सीधे आ गया y बराबर किसके आ गया, f के आ गया। इसका मतलब आ गया f बराबर आ गया y के, और y का मान आप जानते हैं कितना है, 23 गुणा 10 की घात 11, 23 गुणा 10 की घात 11, क्योंकि बल निकाल रहे हैं इसलिए इसका मतलब क्या आ जाएगा, डाइन। इतने डाइन का आप बल लगा करके क्या कर सकते हैं, किसी छड़ की लंबाई को दुगना कर सकते हैं, जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये आपको दिया हो। तो काफी आसान है बेटा, फोकस होकर के देखना। मैंने यहाँ पर फार्मूले को भी डायरेक्ट यूज न करके बेसिक फार्मूले से इन चीजों को निकालने की कोशिश की। तो चलिए क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखना। आगे देखें, अगला एक हमारे पास आ गया एमसीक्यू। आगे एमसीक्यू, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा किसके बराबर होती है भाई। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है, किसके बराबर होगी प्रत्यास्थता गुणांक की, बल के बराबर नहीं, कार्य के बराबर नहीं, तब सोचना पड़ेगा शक्ति। देखिए बल की विमा तो होती है, ये होती है न्यूटन के बराबर। कार्य की विमा क्या होती है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होती है। शक्ति आप जानते हैं वाट होती है, कार्य करने की दर को, यानी कि इसकी जो सूत्र होता है ये होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है। लेकिन दाब क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर किसके होता है, प्रतिबल बटे विकृति के, प्रतिबल बटे विकृति के। विकृति तो मात्रकहीन राशि है, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि प्रतिबल का मात्रक है, और वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। तो सही ऑप्शन क्या है, दाब, क्योंकि दाब का सूत्र होता है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ध्यान रखना, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और यही तो वास्तव में प्रतिबल भी तो यही है, प्रतिबल भी तो होता है बल बटे क्षेत्रफल F/A। तो इन दोनों की विमाएं क्या है, समान होगी, इनके मात्रक क्या होंगे, समान। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। चलिए आगे देखें। अब थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद पॉज करके कोशिश करना खुद से जवाब देने की, मैं तो आपको आंसर बताएगा। क्या है, धात्विक क्षणों में न्यूनतम अवनमन के लिए, अवनमन को हमने देखा था, अवनमन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था। तो डेल्टा का मान मिनिमम करना है न्यूनतम के लिए, किसको बढ़ाना अधिक प्रभावशाली, आप किसको बढ़ाना चाहते हैं, सूत्र याद होगा, आसानी से कर पाएंगे। डेल्टा बराबर किसके था, W L की घात 3 बटे 4 B D की घात 3, और साथ में क्या था, Y। ये हमारे पास सूत्र था। मैंने बताया था कि W और L को तो आप कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते, इतना भार तो डालना पड़ेगा, पुल की लंबाई भी फिक्स है, नियत है। तो क्या करना है हमारे को, 4 अंक हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक और B एक ही घात में। तो सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा है, ये D वाला पद होता है, आपको उस समय भी मैंने बताया था, ये वाला D यानी कि गहराई। तो गहराई क्या कहेंगे, छड़ की चौड़ाई जो कि B है, इतनी प्रभावकारी नहीं है। छड़ की गहराई जिसको हम D कहते हैं, वही सबसे अधिक प्रभावकारी।
क्योंकि यहां से आपको पता है डेल्टा का व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है डी की घात 3 का। डी को यदि आप बढ़ाएंगे तो डेल्टा का मान, अवरमन का मान न्यूनतम हो जाएगा। इतना अधिक प्रभाव बी तथा डी को बढ़ाने पर नहीं होगा, इसलिए सही ऑप्शन है छड़ की गहराई, जो कि सूत्र में क्या है डी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी के साथ यह चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त होता है। आपको पता है कि यदि आपको इसके पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल को ज्वाइन कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं सीधे @फिजिक्स में हेल्प यू डिस्कशन यहां पर भी जाकर के इस लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो वाला करना है जिसमें 25-26 हजार के लगभग बच्चे हैं, तो तुरंत आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। और प्यारे बच्चों, बाकी कोई डिटेल कोई समस्या होती है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8126526265 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट, इसमें भी आप साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे वीडियो के पदों में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए रखिए आप अपना ध्यान।